नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 13 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आपको इस पेपर में पास होने के लिए 32 प्रश्न कम से कम सही करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समांतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो डी अनुपात स्तर। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो नामित स्तर, ठीक है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं। मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? अनुपात, और सबसे निम्न नामित, दोनों आपका क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर में, बी अनुपात स्तर में, सी क्रमित स्तर में, डी अंतराल स्तर में। सही जवाब हो जाएगा बी अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं? ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम होने जा रहा है, 13 जनवरी को है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे यूनिट वाइज और फुल प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। क्लियर है? तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुंच सके और बच्चों को लाभ हो, ठीक है। आपका 13 जनवरी का पेपर है, 2 घंटे का रहेगा। तो पहले से क्लियर है, 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 100 में आपको 80 प्रश्न हल करना है और 32 प्रश्न कम से कम आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 80 प्रश्न हल करना है, 100 में से कोई 80 प्रश्न कर दीजिए और 32 प्रश्न आपके सही होना चाहिए, तभी आप पास होंगे, ठीक है, 202 में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है? ए अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन, बी शिक्षक निष्पादन का आकलन, सी सहकर्मी निष्पादन का आकलन, डी माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना, बी। क्रमित मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। क्रमित मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि नामित मापनी जो है वो सबसे निम्न स्तर है। ऐसे याद रखिए, ना से नामित ना से निम्न स्तर। ठीक है, तो मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, ये तो सही है, क्योंकि निबंधात्मक जो लिखते हैं उसमें गलत हो सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ मतलब सही, इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय है। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किए जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 6 का बी। क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो नामित मापनी है वो सबसे निचला स्तर है। नामित मापनी मापन स्तर का सबसे निम्न स्तर और अनुपात जो है सबसे उच्च स्तर है। दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ए गुड्स, बी रेमर्स एवं गेज, सी क्यूलिन एवं हन्ना, डी जेपी गिलफर्ड। सही जवाब हो जाएगा ए गुड्स। कोशिश करेंगे कल तक आपको 2024 में जो पेपर हुआ था उसका आंसर की अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप लोग विश्वास रखिए। 13 तारीख को आपका पेपर है, 2 दिन बचा हुआ, तो कोशिश करेंगे यूनिट वाइज जो भी है प्रैक्टिस सेट भी हल हो जाए और आप लोगों को जो फुल प्रैक्टिस सेट है उससे भी हल कर सकें। तो प्रश्न है, किसने कहा मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना, ए जेपी गिलफर्ड। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है। ये वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमित प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इसमें से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 11 का डी वस्तु एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है ए गुणात्मक बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 13 का सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अगला प्रश्न है, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए संरचनात्मक मूल्यांकन, बी संकलनात्मक मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी संकलनात्मक मूल्यांकन। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके। आपको पता है बीएड सेकेंड ईयर में जो री एग्जाम होने जा रहा है BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है और मैक्सिमम बच्चों को सबसे कठिन पेपर माना जाता है। लेकिन अगर आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेट को जो है लोग पहले भी हल कर चुके हैं, मैंने कहा था वो महत्वपूर्ण है, आप लोग कहने पर पुनः हल कर रहे हैं। ठीक है, इसे देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो। प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी व्यवहार परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है एक क्रमित मापनी, बी समांतराल मापनी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 16 का सी ए बी दोनों, क्रमित और समांतराल मापनी दोनों का। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी मापन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना, ए प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा डी टेस्ट।
परीक्षण अर्थात टेस्ट वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ठीक है, सही अनुक्रम क्या है? पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे अंत में। ठीक है, या फिर आप क्रम भी देखेंगे तो परीक्षण सबसे छोटा, उसके बाद मापन, उसके बाद आकलन और मूल्यांकन सबसे बड़ा है। ये भी क्रम में आप देख सकते हैं। ठीक है, मापन मूल रूप से होता है ए संख्यात्मक मूल, बी गुणात्मक मूल, सी मूल निर्णय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संख्यात्मक मूल। तो मापन क्या है? संख्यात्मक मूल्य है। मापन जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपयुक्त सभी। तो किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है? मान लीजिए 100 अंक में 50 अंक प्राप्त किया, तो ये क्या है? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, मापन है। ठीक है, किसी पेपर में छात्र का अंक प्राप्त करना मापन है। लेकिन किसी पेपर में कोई बोलता है कि फर्स्ट स्थान, जैसे राजेश BD 202 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये क्या है? मूल्यांकन हो गया। लेकिन राजेश 202 में 50 अंक प्राप्त किया, ये क्या हुआ? मापन हुआ। दोनों में आप लोग ध्यान रखना। क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना ये मूल्यांकन है। ठीक है, जैसे आप में से कोई प्रथम स्थान प्राप्त किया तो ये क्या है? मूल्यांकन। लेकिन 50 अंक प्राप्त किया 80 में या फिर 100 में इंटरनल मिला के, तो वो क्या हुआ? मापन। दोनों में आप लोग डिफरेंस ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकर्ट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 23 का बी, लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है ए परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षा करना, डी निर्णय करना। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, परिणाम या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है, तो सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सीमित है? ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, परीक्षण का क्षेत्र जो है सीमित मतलब सबसे छोटा इसमें से है, और मूल्यांकन जो है ये सबसे बड़ा है। दोनों ध्यान रखना। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मापन मूल्यांकन की एक तकनीक है और परीक्षण मापन का उपकरण है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे अगर देखोगे इस क्रम में तो व्यापकता के आधार पर तो परीक्षण सबसे छोटा, उससे बड़ा आकलन, उससे बड़ा मापन और सबसे बड़ा मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, या क्रम में भी देखेंगे तो परीक्षण, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन आता है। ठीक है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि मापन में व्यक्ति के कुछ पहलुआं ही मापन कर सकता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो अगर गूगल के अनुसार देखिए कहीं कहीं मापन का क्षेत्र व्यापक सीमित आता है, लेकिन अगर आप बुक के अनुसार देखिए तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण। ठीक है, परीक्षण का क्षेत्र जो है सबसे सीमित है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की प्रकृति का निगरानी।
अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है? तो ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? ए कितना अच्छा, बी कितना सही, सी कितना अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, कितना अधिक। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? तो कितना अधिक, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? तो ए कितना अधिक, बी कितना अच्छा, सी कितना सही, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, कितना अच्छा। क्लियर है, मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? कितना अच्छा। लेकिन मापन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? कितना अधिक। इस पॉइंट को ध्यान रखना, शिक्षा में मापन क्या बताता है? कितना अधिक, और मूल्यांकन कितना अच्छा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीक का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी प्रयोज्यता। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ए परीक्षण, बी परीक्षा, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, मापन। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? तो ए शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी केवल लिखने पर बल होगा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? तो ए शाब्दिक, बी क्रमित, सी अंतराल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमित में। ठीक है, 40 का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी मापन एवं मूल्यांकन दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, मापन और मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र है? ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए अभिप्रेरणा स्तर, बी स्मृति स्तर, सी अवबोध स्तर, डी प्रत्यावर्ती स्तर। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं? तो ए स्मृति पत्र, बी प्रगति आख्या, सी रुचि से संबंधित प्रयोग, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ध्यान रखना, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण क्या है? ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। तो अगर किसी पुस्तक की कीमत 150 रुपये है तो ये क्या है, आप बताइए। सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन। ठीक है, क्योंकि मूल्य बता रहा है 150 रुपये। अगला प्रश्न है, मापन होता है? ए मूल्यांकन के बाद, बी मूल्यांकन से पहले, सी मूल्यांकन के दौरान, डी में से कोई नहीं। तो मापन होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन से पहले। आपने क्रम देखा था, सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी।
मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। मापन मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव है, अर्थात मापन मूल्यांकन से पहले होता है। मापन के द्वारा निर्णयात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए अंतराल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी प्रणाली से संबंधित है? तो ए नामित मापनी का, बी क्रमित मापनी का, सी अंतराल मापनी का, डी अनुपात मापनी का। तो थर्मामीटर का उदाहरण आकलन के किस मापनीय प्रणाली से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखना जो बीएड सेकंड ईयर है आगरा यूनिवर्सिटी री एग्जाम BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का, इसका हम लोग यूनिट फर्स्ट हल कर रहे हैं, आकलन एवं मूल्यांकन। यदि आप री एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट लगभग हल करेंगे यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस है 2 दिन के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं री एग्जाम सभी को। प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है, किसने परिभाषित किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए इरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा 53 का ए लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 54 का डी परीक्षार्थी की मना स्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है, तो छात्रों के संवेगात्मक अभ्यास से बी, छात्रों के बौद्धिक अभ्यास से सी, छात्रों के शारीरिक अभ्यास से डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं, ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियां हैं, ए शाब्दिक तथा क्रमित, बी अनुपात मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए 4 समूहों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा सी हुआ एवं फ्रीड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, बी या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है, सी या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? तो ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा सी कठिनाई जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार शासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है, तो ए वैध, बी विश्वसनीय, सी व्यापक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? तो सही जवाब हो जाएगा 64 का सी परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धि की पहचान करना, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, ये औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी संपादन आकलन। ध्यान रखना वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। जैसे भी आप लोगों को पेपर होता है वार्षिक 6 महीने पे हाफ ईयरली रहता है,
सेमेस्टर रहता है 6 महीने पे या फिर ईयरली रहता है, तो एक बार जो पेपर होता है इसे क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। यूपी टेट, सी टेट हर जगह पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 66 का सही जवाब है बी। अगला ध्यान रखना, विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन फॉर्मेटिव आकलन कहलाता है। जो मतलब डेली मान लीजिए क्लास चल रही, डेली टेस्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। लेकिन साल में एक बार जैसे आपका पेपर होता है तो ये क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन। दोनों ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ए औपचारिक मूल्यांकन, बी उभयनिष्ठ मूल्यांकन, सी पोर्टफोलियो आकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना ए औपचारिक आकलन। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग, और उसका री एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरे प्रैक्टिस से 2 दिन में हल करेंगे। आप लोग देख कर जाएंगे तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, और जो आपके फर्स्ट ईयर के फ्रेंड होंगे आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड करने, तो उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए कि हम लोग पूरा कोर्स कवर करते हैं सेकंड ईयर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव, या फिर जो नए बच्चे एडमिशन लिए उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए प्लीज। हम लोग BD 103 107 का भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो अगर आपके परिचित में कोई है तो उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, नामित स्तर। सबसे उच्च कौन सा है, अनुपात स्तर। दोनों पूछा गया है, मापन का सबसे उच्च स्तर अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है। तो ए वर्ष, बी महीना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, वर्ष और महीना दोनों। अगला प्रश्न है, मापन है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। मापन शायद मात्रात्मक होता है। ठीक है, मापन क्या है, गुणात्मक है। ठीक है, 72 का सही जवाब हो जाएगा सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना आप लोग बी। मूल्यांकन जो है आकलन से भी बड़ा है और मापन से भी मतलब बड़ा है, मतलब व्यापक है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो कई जगह मूल्यांकन जो है क्या है, ये आकलन से भी व्यापक है और मापन से भी व्यापक है। ठीक है, बाकी और जगह आप देखेंगे तो यहाँ आकलन सबसे बड़ा, मूल्यांकन उसके बाद मापन, उसके बाद मूल्यांकन सबसे छोटा दिखा दिया है। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर आकलन को सेकंड स्थान पर रखा है। ठीक, सही जवाब हो जाएगा बी। व्यापकता के आधार पर देखिए तो परीक्षण, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। सबसे व्यापक क्या है, मूल्यांकन। सबसे कम व्यापक परीक्षण। और या क्रम में देखेंगे तो मूल्यांकन सबसे बड़ा, फिर मापन, फिर आकलन, फिर परीक्षण। ठीक है, क्रम परीक्षण में परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। तो ए संकुचित, बी व्यापक, सी सीमित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, व्यापक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों की एकता का निर्माण करना। ये मूल्यांकन का कार्य नहीं। छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्रों को निर्देशन उपलब्ध कराना, ये है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसने कहा। तो सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, NCERT। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता। ए मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, बी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, ये जो है मेल
नहीं खाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भविष्यवाणी कर सकता है? ए मापन, बी मूल्यांकन, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना बी, मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, सही जो है मूल्यांकन भविष्यवाणी कर, बाकी मापन भी कर सकता है लेकिन सही भविष्यवाणी मूल्यांकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। व्यक्ति एक बालक की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। तो इस पॉइंट को 19 पे देखेंगे तो है। ठीक है, व्यक्ति या बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है, लेकिन पूर्ण सार्थक भविष्यवाणी अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखना सिर्फ मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, इसका इसलिए सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, एस स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, अनुपात। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है? एक क्रमिक, बी नामित, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा डी, अंतराल। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है? तो एक क्रमिक मापनी, बी नामित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? ए अंतराल, बी क्रमिक, सी नामित, डी अनुपात। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, क्रमिक। अगला प्रश्न है, अनुपात मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, ज्यामितीय औसतांक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, जोड़ व घटाव दोनों। अगला प्रश्न है, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है, उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? एक क्रमिक, बी नामित, सी अनुपातिक, डी अंतराल। इसमें बताया जा रहा है कि मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है जो कि आपके कमरे की लंबाई 6 मीटर की आधी है, जो कि सही बात है। तो यह किस स्तर का मापन है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपात की बात कर रहा है कि आपका आधा है या फिर आपका दुगना है हमारे कमरे की लंबाई से। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आयु और वजन किस मापनी का उदाहरण है? एक क्रमिक, बी शाब्दिक, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपात मापनी का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, जो भी बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर BD 202 का, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख कर जाएं। प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना ए, स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। तो सही जवाब हो जाएगा ए, परस्पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, यह प्रक्रिया है? तो हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, मापन। लेकिन मोहन गणित विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये क्या है? तो मूल्यांकन। यहाँ पर 70 अंक प्राप्त किया है तो मापन हो जाएगा, लेकिन पूछता प्रथम स्थान प्राप्त किया गणित में तो ये क्या हो जाता? मूल्यांकन। दोनों का ध्यान रखना, दोनों प्रश्न पूछा गया है। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह प्रक्रिया क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन। ठीक है, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये क्या है? मूल्यांकन। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा में क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट किस ओर संकेत करता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना ए, सीखने का आकलन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। ये इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के डॉट डॉट समान है। खाना पकाते समय आप एक चावल चबाकर देखते हैं खाना पका है कि नहीं, तो ये क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के सीखने के लिए आकलन के समान है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, फिंडले। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक, संवेदात्मक, शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, मूल्यांकन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है? सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना ए, अनुपात। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय? सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं? ए फॉर्मेटिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ए मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी CCE। सही जवाब हो जाएगा ए, मानक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा बी, फॉर्मेटिव आकलन। ठीक है, अगर वार्षिक देखोगे तो योगात्मक आकलन। दोनों ध्यान रखना आप लोग। विद्यालय में वर्ष के अंत पर किया जाने वाला मूल्यांकन का प्रकार जो है योगात्मक आकलन है, तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, शैक्षिक अनुभव। बाकी शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन अधिगम अनुभव है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता का अर्थ है? ए पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, सी बी जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया जाता है उसका आकलन करना, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, ये विश्वसनीयता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया जाता है उसका आकलन करना वैधता कहलाता है। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है? ये शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, भी व्यक्ति क्षम भिन्नताओं का ज्ञान, सी स्थान निर्धारण करने में, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 106 का ए, परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं? ए विश्वसनीयता, वैधता, सी मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषताएं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्र में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा सी, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की पुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, आकलन, सही जवाब हो जाएगा 111 का, ध्यान रखना डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, हार्वर्ड। करीब 118 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, मापन व मूल्यांकन में समानता है? ये दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, बी बालक का सर्वांगीण विकास करना, सी छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने की बात, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, भौतिक मापन। अगला प्रश्न है, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, वर्ष, महीना, सप्ताह सभी जो है अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पदार्थों को रखते हैं। ए 2 स्तरों, बी 3 स्तरों, सी 4 स्तरों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, 4 स्तरों में। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर नामित मापनीय है, ठीक है, और उच्च स्तर अनुपात है। अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। ए विषय, बी प्रतीक, सी नियम या मान्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 202 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है, अगर व्यू आता रहा कंटिन्यू तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसलिए 202 का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, ध्यान रखना, यूनिट 2 का, ठीक है, आकलन उपकरणों की रचना। उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट भी कोशिश करेंगे कल तक या परसों तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको 13 का एग्जाम है, इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। अपने कॉलेज के जो बच्चे नए नए एडमिशन लिए हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि उनका भी प्रैक्टिस सेट जो भी रहेगा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हम लोग हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।